हेलो एवरीवन, दिस इज़ चित्रलेखा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल स्टडी विद चित्रलेखा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से करिएगा, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन उन सभी तक भी पहुँच जाए। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम 1858 से लेकर 1947 तक के बीच जो भी भारत के संवैधानिक विकास में जो भी अधिनियम बने उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और कल की क्लास में हमने इससे पहले के अधिनियम पढ़े थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे और भारतीय संसद के द्वारा वो बनाए गए थे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। जैसा कि मैंने आप लोगों की कल की क्लास में भी बताया था कि ये जो अधिनियम है इन्हें मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट से लेकर के 1853 के एक्ट तक जो अधिनियम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित किए गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा। और उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक जो भी अधिनियम पारित हुए वो ब्रिटिश संसद के द्वारा ही पारित किए गए थे, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के तहत पारित किए गए थे कि जो भी कुछ चल रहा था वो सारा शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के तहत चल रही थी। जो मेन अथॉरिटी थी वो ब्रिटिश क्राउन ही था। तो अभी हम 1858 के अधिनियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये होने वाला है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। वैसे क्या था, यहाँ पर सर्वे सर्वा ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को खत्म करके सब कुछ ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को भी यहाँ पर भारत में समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वॉयसराय के नाम से जाना जाने लगा, जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। ठीक है, बेसिकली बात ये कही जा रही है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसका डिमोशन कर दिया गया, उसको अभी वायसराय बना दिया गया। ठीक है, अगला हम देखेंगे पॉइंट। अगला पॉइंट जो कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से क्वेश्चन भी आता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था, तो वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, जो कि जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण शक्ति निहित थी। किसमें थी? राज्य सचिव जो होता था वही सब कुछ, जितने भी निर्णय लेने होते थे शासन से जुड़े हुए वो सब कुछ राज्य सचिव लेता था। और ये रिपोर्ट किसको करता था? वो हाउस ऑफ कॉमन्स को रिपोर्ट करता था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, सॉरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि ब्रिटिश संसद, जिसका नाम ब्रिटिश संसद का नाम है, उसको रिपोर्टिंग होती थी भारत के राज्य सचिव की। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे देखने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं, देखिएगा। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक बात है। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। ये वायसराय को एक स्पेशल पावर दी गई थी जिसकी अवधि 6 माह तक होती थी। और अभी अगर मैं अभी जो करंट सिनेरियो है उसकी बात करूं तो भारत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत, जिसकी वैलिडिटी भी 6 माह तक होती है। ठीक है, और अगर लोकसभा का गठन नहीं हो रखा है तब राष्ट्रपति जारी करता है अध्यादेश। तो लोकसभा गठित होने के बाद 14 दिनों के भीतर यदि उस अध्यादेश को लोकसभा द्वारा पारित, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो वो जो अध्यादेश होता है वो नल एंड वाइड हो जाता है। सेम यही चीज़ राज्यपाल पर भी लागू होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना करने तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई। आगे देखिएगा, आगे 2 नोट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 भारतीय बनारस के राजा थे, जो कि उन 3 भारतीयों में पटियाला के महाराज थे, और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। तो विधान परिषद में मनोनयन करने की शक्ति जो है वायसराय के पास उस समय होती थी, तो उसने इन 3 लोगों का विधान परिषद में मनोनयन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा
प्रांत वो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर होता था उसकी बात कर रहे हैं। और 1857 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया था। पर विधान परिषद आप लोगों को पता है राज्य में होती है कि वो संसद के द्वारा गठन किया जाता है। कोई भी राज्य जब संसद को संसद से कहता है कि आप हमारे लिए विधान परिषद का गठन कर दीजिए, तो संसद उसके लिए विधान परिषद का गठन करता है। तो किसी भी राज्य में जहाँ पर विधान परिषद होती है वहाँ पर दो सदन हो जाते हैं, तो एक तो विधानसभा होती है और दूसरी विधान परिषद होती है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे हम। अब आता है अगला 1862 का भारत परिषद अधिनियम। तो हम देखेंगे इसके जो मुख्य पॉइंट हैं। इसके द्वारा सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, अगला देखेंगे केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो जो 1862 का अधिनियम आया सबसे पहले, इसमें क्या हुआ कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, लेकिन वो बहुत ही सीमित थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिकार भारतीयों को नहीं दिए गए थे, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई थी। अब हम आगे चलेंगे। आगे आता है 1919 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले जो थे, लॉर्ड मॉर्ले तत्कालीन वायसराय और लॉर्ड मिंटो जो तत्कालीन वायसराय थे, और जो जॉन मॉर्ले थे वो राज्य सचिव थे। अभी हमने पीछे देखा था कि 1858 के अधिनियम के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसकी शक्तियां घटाकर उसे वायसराय कर दिया गया था, और एक राज्य सचिव के जो भारत का राज्य सचिव होता था उसका पद सृजित किया गया था। ठीक है, तो ये 1900 अधिनियम जो था, अधिनियम का 1919 का जो अधिनियम आया, मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। ये इन्हीं दोनों के नाम पे था। ठीक है, तो ये कभी कभार प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ये बहुत ही अच्छी बात हुई थी। इसके द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। आगे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया था। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ साथ अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान कर दिया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो मॉर्ले मिंटो सुधार आया, इसने क्या किया, इसने सबसे पहले लाकर के भारत में सांप्रदायिकता तो उस समय फैली, ये नहीं कहा जाएगा कि पूर्ण रूप से फैली हुई थी, लेकिन जब ये अधिनियम आ गया तो सांप्रदायिकता को एक और बढ़ावा मिल गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। तो अगला जो है वो है 1919 का अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें भी सेम वही है, जो मॉन्टेग्यू थे वो राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसमें मॉन्टेग्यू याद रखेंगे कि राज्य सचिव हैं और जो बाद वाले हैं वो वायसराय हैं। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। अभी प्रांतों में द्वैध शासन फिर से चालू हो गया। द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनेल कर्टिनिस है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांट दिया गया। हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से शासन करता था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि कर आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्राप्त दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम में एक लोक सेवा के आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया। तो
इस जो 1919 का अधिनियम आया, इसकी खास बात ये थी कि 1909 का जो अधिनियम आया, जिसे मॉडल मिंटो सुधार कहा जाता है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा तो वहीं से मिल गया था। जो रही बची कसर थी वो 1919 के अधिनियम ने पूरी कर दी। इसमें आंग्ल भारतीयों को ले लिया गया, यूरोपियों को भी ले लिया गया, सिखों को भी ले लिया गया। पहले केवल हिंदू मुस्लिम डिवाइड हुआ, फिर इसमें सभी लोग ले लिए गए। तो क्या हुआ कि सांप्रदायिकता को और ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। अब हम आगे देखेंगे, इस पर एक नोट है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। सबसे सर्वप्रथम तो वो ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। ये बात हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा अधिनियम है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये बहुत जितने भी अधिनियम पहले बन चुके थे उनमें सबसे बड़ा अधिनियम ये आया, तो हम इसको देखेंगे। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं और इसमें प्रस्तावना का अभाव था। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे, तो 321 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियाँ थी? 10 अनुसूचियाँ थी। मेरे साथ आप लोग बोलते चलेंगे, 10 अनुसूचियाँ थी। और 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी, ये इसकी खास बात है। ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, सही है या गलत है, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई, केवल ऑन पेपर से यह व्यवस्था थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। ये यहाँ पे कल नहीं है, कुल है, ठीक है, इसमें मात्रा लगा लीजिएगा। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा दोनों की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, उसमें बताया जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल में क्वेश्चन की भाषा कुछ इस तरीके से होती है कि ब्रिटिश शासनकाल में किन किन प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई। तो आपको ये ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और उसमें आपको चूज़ करना रहेगा कहाँ पर थी, कहाँ पर नहीं थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, स्थापना की गई। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया था, ठीक है। भारत परिषद 1858 में स्थापित हुई थी, उसको समाप्त कर दिया था। अगला देखेंगे, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। पहले बर्मा जो था ब्रिटिश भारत में था, लेकिन उसको अलग कर दिया गया। 1935 का बर्मा अधिनियम इस तरीके का एक अधिनियम आया था। उसमें 2 प्रांतों का गठन किया गया, पहला था सिंध, दूसरा था उड़ीसा, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, तो वो 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापना की गई। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था, ठीक। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि 1935 का जो अधिनियम आया उसमें संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान तो किया ही गया, उसमें राज्य लोक सेवा आयोग जिसको अभी हम कहते हैं, उस समय प्रांत चलते थे, तो प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी किया गया। अब हम देखेंगे अगला जो है वो है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें क्या बातें बताई गई? इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया। अविभाजित भारत का विभाजन रद्द करके 2 स्वतंत्र अधिराज्य होते थे, मतलब डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जो भी राज्य है उस पर पूरी तरीके से जो है पूरे तरीके से स्वतंत्र नहीं है, उसको अपना वो शासन व्यवस्था तो खुद चला सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के लिए उसको ब्रिटिश क्राउन के तहत जो राज्य डोमिनियन स्टेट्स में आते थे उनको ब्रिटिश क्राउन पर निर्भर रहना पड़ेगा, उनको अपनी जो है उनको अपना बॉस मानना पड़ेगा। इस तरीके से समझ लीजिए आप लोग। तो 2 डोमिनियन स्टेट्स की स्थापना की गई, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने अपने देश में संविधान बनाने और
उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी। हुआ क्या, जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ या 1947 का अधिनियम जब आया, डोमिनियन स्टेट घोषित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तब भारत को भी ये कहा गया कि भाई आप अपना संविधान लिखिए, ठीक है, और पाकिस्तान को भी ये बोला गया कि आप अपना संविधान बनाइए। तो या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी और देश का संविधान भी अपना सकते हैं। इन शॉर्ट ये बात कही गई, ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। ये एक बहुत बड़ा टर्म है, स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र। संप्रभुता का जो वाइडर मीनिंग होता है, लेकिन इसको हम छोटे शब्दों में ये कह सकते हैं। संप्रभु राष्ट्र होने का अर्थ ये होता है कि भारत के इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई भी राज्य, कोई भी देश, उसको ये अधिकार नहीं होता है कि वो उसमें हस्तक्षेप करे, ठीक है। अब आगे चल करके हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और सारे शब्द जो भी आते हैं, सोवेरियन एंड गणतंत्र, गणराज्य, स्वतंत्र, पूर्ण शक्ति जिसमें प्राप्त होती है, इस तरीके ये जो टर्म्स हैं इन पे सब पे हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट हम देखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था कि भारत का सम्राट या साम्राज्ञी होती थी, लेकिन इन्होंने जब 1947 का अधिनियम आया तो ये समाप्त हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे ये क्या कह रहा है, भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य में स्वयं को शामिल कर सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। जो भारतीय रियासतें थीं तो वो या तो पाकिस्तान में चली जाएं, या तो भारत में रहें, या फिर स्वतंत्र रह लें। तो वैसे तो जब बंटवारा हुआ था, भारत पाकिस्तान दोनों अलग अलग डोमिनियन स्टेट घोषित किए गए थे, तो ज़्यादातर जो रियासतें थीं उन्होंने भारत के साथ आना पसंद किया और भारत में ही वो सम्मिलित हो गई। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, जूनागढ़, त्रावणकोर और एक रियासत और थी जो भारतीय शासन में शामिल नहीं हो रही थी, तो इनको अलग अलग, और कश्मीर, हाँ, जम्मू कश्मीर, तो इन तीनों को अलग अलग ऑपरेशंस के द्वारा भारतीय गणतंत्र में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, प्रत्येक अधिराज्य द्वारा अपना संविधान बनाने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। जब तक हमारा संविधान बना नहीं था तब तक यही व्यवस्था की गई। जो 1935 का अधिनियम है, शासन उसी के द्वारा चलेगा। तो आज की क्लास में हमने ये सारे अधिनियम पढ़े। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम आने वाले हैं कि भारत का जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे संविधान हमारा बनकर के तैयार हुआ, उसमें कौन कौन से सदस्य थे, कितनी बैठकें हुई, क्या क्या संविधान सभा की जब बैठक हुई तब किस किस तरीके से वाचन हुआ, क्या हुआ, हम सारी चर्चा विस्तृत रूप से अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आप लोगों के जो भी राय हो, जो भी आप लोगों के सजेशंस हों, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए और हाँ, पढ़ते ज़रूर रहिए, क्योंकि जीवन में जब भी हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, तो सफलता मिलने की आशा कम नहीं हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब तक जो कोई व्यक्ति चलता रहता है अपने कर्तव्य पथ पर, अपनी मंजिल की ओर, तो उसको एक ना एक दिन सफलता मिलकर ही रहती है। ऐसा प्रण करने के साथ मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।